ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें मोहब्बत ने शक का रूप ले लिया और फिर वही शक खून बनकर बह गया। वैशाली एवेन्यू कॉलोनी की उस शांत गली में, जहां रातें आमतौर पर दीपों की तरह सुकून देती थी, 2 अक्टूबर की सुबह एक ऐसी खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। एक किराए के मकान में मिली एक युवती की लाश, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। पास ही नीले ड्रम में ठंडा पानी भरा था और कमरे में गरबे की पोशाक की चमक अब मौत की सहरन में बदल चुकी थी। कहते हैं, प्यार जब शक में बदल जाए तो इंसान अपना आपा खो देता है। इसी शक और अविश्वास ने एक प्रेमी को ऐसा दरिंदा बना दिया कि उसने उसी लड़की की जान ले ली जिसके साथ वो कभी जिंदगी बिताने के सपने देखता था। उसकी मुस्कान अब खामोश थी और उसकी ड्रेस, जो कभी त्योहार की खुशियों के लिए थी, अब मौत की गवाही दे रही थी। जांच की शुरुआत हुई तो शक की सुई सीधे उस शख्स पर गई जो कभी उसकी आंखों का तारा था, उसका प्रेमी। वह प्रेमी जिसने मोहब्बत में डूबकर कसम खाई थी कि उसे कभी दुख नहीं देगा, लेकिन शक और अविश्वास ने उसे ऐसी हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपने ही हाथों उस लड़की की सांसें रोक दी। हत्या के बाद उसने खुद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल लिया। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ शक ही इस खौफनाक अंजाम की वजह था, या इसके पीछे छिपा है कोई और राज? चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 29 सितंबर 2025 की बात है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के वैशाली एवेन्यू इलाके में उस दिन की दोपहर हमेशा की तरह शांत थी। आसमान में हल्की धूप थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन चौधरी परिवार के घर में उस दिन सन्नाटा धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा। शाम के करीब 3 बजे लक्षिता चौधरी की मां बहुत परेशान होकर अपने पति किशोर चौधरी के पास आई। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज लक्षिता अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। किशोर चौधरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अरे, तुम इतनी चिंता मत करो। उसने जाते वक्त बताया था कि वो गरबे की ड्रेस लेने जाने वाली है, शायद उसी में थोड़ा टाइम लग गया होगा। वैसे भी अब उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, वो कभी भी आ जाएगी। पत्नी ने गहरी सांस ली, पर मन को चैन नहीं मिला। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। धीरे धीरे दोपहर ढलकर शाम में बदल गई। अब 5 बज चुके थे। घर के दरवाजे के बाहर हर आहट पर दोनों की निगाहें उठ जाती, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। किशोर चौधरी की आवाज में अब बेचैनी साफ झलकने लगी थी। इतनी देर तो कभी नहीं होती थी उसे। आखिर कहाँ रह गई हमारी लक्षिता? उन्होंने कई बार उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। अब दोनों के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर लक्षिता कहाँ गई? अब तक शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, लेकिन चौधरी परिवार के घर में बेचैनी का ताप बढ़ता ही जा रहा था। लक्षिता का कोई अता पता नहीं था। फोन बंद था और उम्मीदें हर बीतते मिनट के साथ कमजोर होती जा रही थी। थक हार कर आखिरकार लक्षिता चौधरी की मां ने सोचा कि अब पड़ोस में जाकर उसकी सहेलियों से ही पूछ लिया जाए, शायद किसी को कुछ पता हो। वो जल्दी जल्दी कदमों से घर से निकली और सामने रहने वाले परिवार के पास पहुंची, जहां लक्षिता के 2 क्लासमेट रहते थे। घबराई हुई आवाज में उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है लक्षिता कहाँ है? वो आज कॉलेज से वापस आई ही नहीं। उसने कहा था कि कॉलेज जा रही है, लेकिन अब तक लौटी नहीं। क्या वो तुम्हारे साथ थी या किसी और दोस्त के साथ कही गई थी? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आंटी, लक्षिता तो आज कॉलेज आई नहीं। हमें पूरी तरह याद है, हमारी क्लास में वो आज नहीं थी। ये सुनते ही लक्षिता की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, क्या कॉलेज गई नहीं? घर लौटकर उन्होंने ये बात किशोर चौधरी को बताई। ये सुनकर किशोर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना समय गवाए रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के सभी लोगों से संपर्क किया। हर किसी से एक ही सवाल, क्या लक्षिता तुम्हारे यहां आई है या कहीं किसी ने उसे देखा है? लेकिन जवाब हर तरफ से एक ही मिला, नहीं। अब पूरा परिवार बदवासी की हालत में था। आसपास के पड़ोसी भी घर के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अब देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बताओ। जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज होगी उतनी जल्दी उसे ढूंढा जा सकेगा।
लक्षिता के पिता बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा पड़ोसियों ने कहा था। 29 सितंबर 2025 की उस चिंताजनक शाम को वे सीधे देवास पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना पुलिस को बताई। उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सौंपा ताकि पुलिस उसकी तलाश में तुरंत जुट सके। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले लक्षिता के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी। इसी बीच जब पुलिस जांच में लगी हुई थी, तभी अचानक एक नया मोड़ सामने आया। उसी रात लक्षिता के माता पिता के पास एक कॉल आया। फोन के उस पार एक जाना पहचाना नाम था, मोनू चौहान। मोनू ने शांत आवाज में कहा, अंकल, आंटी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लक्षिता मेरे साथ है। हम दोनों बस कहीं घूमने के लिए बाहर आए हैं। वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनकर चौधरी दंपत्ति एक पल के लिए शांत तो हुए, लेकिन फिर उनके मन में सवालों की झड़ी लग गई। अगर वो सच में सुरक्षित है तो उसने खुद फोन क्यों नहीं किया और हमें बिना बताए वो गई ही क्यों? मोनू चौहान को वे दोनों अच्छी तरह जानते थे। वो कभी उनके पड़ोस में ही रहा करता था। एक सभ्य, शांत स्वभाव का लड़का, जिसके परिवार से भी चौधरी परिवार की अच्छी जान पहचान थी। इसी वजह से शुरू में किसी ने बुरा नहीं सोचा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब 30 सितंबर की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब तक लक्षिता घर नहीं लौटी थी। मोनू अब एक कंपनी में काम करता था और नौकरी के चलते उसने हाल ही में अपना ठिकाना बदल लिया था। वो अब वैशाली एवेन्यू सोसाइटी में किराए पर एक कमरा लेकर रह रहा था, वही इलाका जहां अब यह घटना सबको बेचैन करने लगी थी। लक्षिता के माता पिता का दिल अब बुरी तरह घबराने लगा था। अगर वो सच में मोनू के साथ थी तो उसने ये बात छुपाई क्यों? और इतने घंटे बीत जाने के बाद भी उसने खुद घर फोन क्यों नहीं किया? हर गुजरते पल के साथ चौधरी परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुलिस भी अब इस मामले को साधारण नहीं मान रही थी। दोनों तरफ से तलाश जारी थी। अब तक देवास की वैशाली एवेन्यू की गलियों में चिंता और अफवाहों की हल्की सरसराहट फैलने लगी थी। पुलिस लगातार केस पर काम कर रही थी और चौधरी परिवार की उम्मीदें अब पूरी तरह उसी पर टिकी थी। पुलिस ने जब लक्षिता के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मोनू चौहान। यही वही लड़का था जिसने खुद फोन करके कहा था कि लक्षिता उसके साथ है और वो दोनों बस घूमने गए हैं। अब पुलिस और लक्षिता की फैमिली दोनों का ध्यान मोनू पर ही केंद्रित हो गया था। वे किसी भी तरह उससे मिलना चाहते थे ताकि सच जाना जा सके, लेकिन परेशानी ये थी कि मोनू अपनी लोकेशन बताने से साफ इनकार कर रहा था। वो फोन पर बस इतना कहता, हम ठीक हैं, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब भी उससे ये पूछा जाता कि लक्षिता से बात करवा दो, वो किसी न किसी बहाने से बात टाल देता। न तो उसने वीडियो कॉल की, न कोई फोटो भेजी। अब मामला बेहद संदिग्ध लगने लगा था। समय तेजी से बीत रहा था। 1 अक्टूबर 2025 की सुबह आ चुकी थी और चौधरी परिवार की बेचैनी अब चरम पर थी। वे न खा पा रहे थे, न सो पा रहे थे। हर मिनट उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। और तभी उसी दिन दोपहर के वक्त चौधरी परिवार के फोन पर एक बार फिर मोनू चौहान का कॉल आया। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सिहरन थी, ठंडी, भारी और अस्थिर। उसने कहा, अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी को बहुत बुरी तरह मार डाला है। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। किशोर चौधरी का हाथ कांप गया और फोन नीचे गिर पड़ा। लक्षिता की मां चीख उठी। घर में मातम छा गया। उधर वैशाली एवेन्यू सोसाइटी में लोग भी अब असहज महसूस करने लगे थे। आसपास के कुछ मकानों से एक तीखी बदबू आने लगी थी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बदबू इतनी तेज थी कि हर कोई परेशान हो उठा। लोग आपस में बात करने लगे, लगता है किसी घर में कुछ गड़बड़ है, शायद कोई जानवर मर गया होगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस बदबू के पीछे कितनी डरावनी सच्चाई छिपी हुई है। वैशाली एवेन्यू की वो शाम अब तक की सबसे बेचैन करने वाली शाम बन चुकी थी। सोसाइटी के लोग अपने अपने घरों में चर्चा कर रहे थे। उस एक मकान से आ रही बदबू अब असहनीय हो गई थी। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सबका यही मानना था कि शायद घर के अंदर कोई जानवर मर गया होगा और जैसे ही उस घर का किराएदार वापस आएगा, वो खुद सफाई कर देगा, बात वही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर घंटे के साथ वो बदबू और तेज होती जा रही थी। आसपास के घरों में रहने वाले लोग अब नाक पर रूमाल बांधने लगे थे। बच्चों को उस गली से गुजरने से मना कर दिया गया था। उधर लक्षिता के माता पिता अब टूट चुके थे। 1 अक्टूबर की सुबह मोनू का भयानक कॉल आने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि वे रोएं या किसी चमत्कार की उम्मीद करें। दिल में कहीं न कहीं अब भी उम्मीद थी कि शायद ये सब झूठ हो। लेकिन अब उनका सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने तुरंत फिर से पुलिस से संपर्क किया और बताया कि मोनू ने खुद कबूल किया है कि उसने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम में एक और कॉल आई। वैशाली एवेन्यू सोसाइटी के एक घर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। हमें शक है कि अंदर कुछ गलत हुआ है। अब दोनों घटनाओं को जोड़ना मुश्किल नहीं था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस घर की ओर रवाना हो गई। वही घर जहां मोनू चौहान किराए पर रहता था। वहां पहुंचने पर देखा गया कि घर बाहर से बंद था। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। लेकिन बदबू इतनी तीव्र थी कि सबके माथे पर पसीना आ गया। आसपास के लोग घरों की छतों से झांक रहे थे। पुलिस ने दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा। कमरा साफ सुथरा, चीजें अपनी जगह पर, कहीं कोई उथल पुथल नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे भीतर की ओर बढ़ते गए, बदबू की तीव्रता बढ़ती गई। अब पुलिस अधिकारियों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। वे धीरे धीरे अंदर वाले कमरे की ओर बढ़े, जहां हवा मानो किसी भयावह रहस्य की गवाही दे रही थी। कुछ ही देर की तलाशी के बाद पुलिस उस घर के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंच गई। एक छोटा सा कमरा जिसकी हवा बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। कमरे के कोने में एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा हुआ था, जिसका ढक्कन आधा खुला और आधा बंद था। जैसे ही पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचे, बदबू इतनी तीव्र हो गई कि सबको नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। एक सीनियर ऑफिसर ने धीरे से कहा, यही है वो जगह, बदबू यहीं से आ रही है। उन्होंने दस्ताने पहने और धीरे धीरे ड्रम के ढक्कन को हटाने लगे। ढक्कन के ऊपर एक पुरानी चादर रखी हुई थी। शायद किसी ने जानबूझकर बदबू रोकने के लिए डाली थी। पर जैसे ही वो चादर उठाई गई, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। बदबू अब असहनीय थी। ऑफिसर्स ने जब टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, तो सामने जो नजारा था, उसे देखकर सब कुछ पल भर के लिए थम गया। ड्रम के अंदर एक लड़की का शव था। किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़कर, ठूसकर उस छोटे से ड्रम में डालने की कोशिश की थी। ड्रम के अंदर काफी मात्रा में पानी भरा हुआ था और उसी में वो शव पूरी तरह भीग चुका था। पानी में डूबे रहने की वजह से शरीर बुरी तरह फूल गया था और अब तक काफी हद तक सड़ गल चुका था। यही वजह थी कि पूरे इलाके में इतनी भयावह बदबू फैल गई थी। कमरे में मौजूद हर पुलिसकर्मी के चेहरे पर डर और गुस्से का मिश्रण साफ दिख रहा था। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, लगता है यही लक्षिता है। कुछ देर बाद पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। शव को सावधानी से ड्रम से बाहर निकाला गया और पुलिस की हिरासत में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब डॉक्टरों ने शव की हालत देखी, तो वे भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। बॉडी इतनी ज्यादा डीकंपोज हो चुकी थी कि सामान्य पोस्टमार्टम करना लगभग असंभव था। पोस्टमार्टम के लिए शव को देवास के जिस सरकारी अस्पताल में लाया गया था, वहां के डॉक्टरों ने जैसे ही उसे देखा, वे समझ गए कि यह काम उनके लिए आसान नहीं होगा। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान तक मुश्किल थी। डीकंपोज बॉडी के कारण कोई स्पष्ट निशान या चोट का विवरण निकाल पाना लगभग असंभव था। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि उनके पास इतने एडवांस उपकरण नहीं हैं कि वे इस तरह के केस का सही पोस्टमार्टम कर सकें। नतीजतन पुलिस ने शव को तत्काल इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में भेजने का निर्णय लिया, ताकि वहां आधुनिक उपकरणों की मदद से सही तरीके से जांच की जा सके। उधर देवास पुलिस ने अब अपने सारे प्रयास मोनू चौहान को पकड़ने में लगा दिए थे। सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। स्टेशन, बस अड्डे और शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स पर निगरानी शुरू हो गई थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि यह हत्या उसी ने की है, लेकिन घटनाओं ने अचानक अप्रत्याशित मोड़ लिया। पुलिस अभी उसकी तलाश में ही थी कि शाम के करीब 6 बजे मोनू चौहान खुद थाने पहुंच गया। चेहरा थका हुआ पर भाव शांत। उसने धीरे से कहा, हां, जिस लड़की की लाश मिली है, उसे मारने वाला मैं ही हूं। थाने में मौजूद हर इंसान एक पल के लिए सन्न रह गया। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मोनू ने किसी भी बात से इनकार नहीं किया। उसने कोई कहानी नहीं बदली, कोई सफाई नहीं दी। बस शांत लहजे में उसने सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे वो लक्षिता चौधरी से मिला, कैसे बातें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उसने बताया कि जब वो पहले लक्षिता के पड़ोस में किराए से रहता था, तब उनकी पहली बार जान पहचान हुई थी। वो तब एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोजाना घर से दफ्तर जाते वक्त दोनों की रास्ते में मुलाकातें होने लगी।
कभी हल्की फुल्की बातें, कभी हंसी मजाक, और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। वक्त के साथ यह रिश्ता गहराता चला गया। मोनू चौहान ने पुलिस को बताया कि समय के साथ वो और लक्षिता एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। पहले ये बस सामान्य दोस्ती थी, कॉलेज, मोहल्ला, बातें, मुलाकातें। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ महीनों में ये रिश्ता पूरी तरह रिलेशनशिप में बदल चुका था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब मोनू को अपनी नौकरी के चलते घर बदलना पड़ा। उसे अपने पुराने मोहल्ले से निकलकर वैशाली एवेन्यू सोसाइटी में नया कमरा लेना पड़ा। दूरी बढ़ने के बावजूद दोनों का रिश्ता जारी रहा। वो अक्सर लक्षिता को अपने नए घर पर बुला लेता था, कभी मिलने, कभी बातें करने और कभी सिर्फ साथ वक्त बिताने के लिए। मोनू ने बताया कि 29 सितंबर 2025 का दिन भी ऐसा ही था। उस दिन दोपहर में लक्षिता उसके घर आई थी। वो बहुत खुश लग रही थी, चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उसने आते ही कहा, मोनू, मैंने गरबा के लिए ड्रेस ले ली है, देखना इस बार हम दोनों का कपल डांस सबको पसंद आएगा। वो अपनी नई ड्रेस, अपने गहनों और मेकअप की बातें बड़े उत्साह से कर रही थी। मोनू भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। दोनों ने साथ में चाय पी और भविष्य की छोटी छोटी योजनाओं पर बातें करने लगे। इसी दौरान लक्षिता उठकर वॉशरूम चली गई और जाते समय अपना मोबाइल फोन वही बेड पर छोड़ गई। मोनू उस वक्त कमरे में अकेला था, आराम से बैठा सोच रहा था कि शाम को वे दोनों साथ गरबा डांस के लिए कहाँ जाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे। तभी अचानक लक्षिता के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज पॉपअप हुआ जिसे उसने अनजाने में देख लिया। वो मैसेज, वो कुछ ऐसा था जिसने मोनू की सोच, उसका भरोसा और उसके अंदर का सब्र सब कुछ तोड़ दिया। पुलिस को उसने बताया, बस वही पल था जब सब बदल गया। मोनू चौहान ने पुलिस को बयान में बताया कि जैसे ही लक्षिता वॉशरूम गई, कमरे में सन्नाटा था। वो अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजी। वो फोन बेड पर पड़ा हुआ था। स्क्रीन पर किसी अनजान नाम से मैसेज नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा था। पहले तो उसने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने धीरे से फोन उठाया और स्क्रीन अनलॉक कर दी। जैसे जैसे उसने मोबाइल के चैट्स खोले, उसकी भौहें सिकुड़ती चली गई। मोनू ने पुलिस को बताया, मैंने देखा कि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि कई और लड़कों से भी लगातार बातें कर रही थी। कुछ चैट्स ऐसे थे जिन्हें देखकर मेरे अंदर खून खौल उठा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने इसे किस चीज की कमी छोड़ी थी? मैंने इसे दिल से चाहा था, हर वक्त साथ दिया था, फिर इसने मुझे धोखा क्यों दिया? उसकी सांसें तेज होने लगी, चेहरा लाल पड़ गया। अब वो न गुस्से को रोक पा रहा था, न अपने दिमाग में घूमते विचारों को। उसी वक्त लक्षिता वॉशरूम से बाहर आई। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, मोनू ने बिना कुछ कहे उसका मोबाइल उसके सामने पटक दिया। आवाज ऊंची थी, लहजा टूट चुका था, देखो, देखो ये सब, मैंने तुम्हारी चीटिंग पकड़ ली है। आखिर मैंने तुम्हें किस चीज की कमी छोड़ी थी? लक्षिता हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोनू अब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसके गुस्से ने अब उसे अंधा कर दिया था। वो लगातार चिल्लाता रहा, अगर तुम्हें धोखा ही देना था तो फिर तुम मुझसे इतना प्यार जताने का नाटक क्यों कर रही थी? मुझे झूठ क्यों बोला? लक्षिता की आंखों में डर साफ दिखने लगा था। उसने कहा, मोनू, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लेकिन अब मोनू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर केवल एक ही विचार गूंज रहा था, इसने मुझे धोखा दिया है। गुस्से में उसने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच जोर जोर से बहस हुई और फिर अचानक उसने लक्षिता को जोर से दीवार की तरफ धकेल दिया। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन उसने उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। कुछ ही पल बाद उसने उसके दोनों हाथ पीछे की ओर मोड़कर बांध दिए। कमरे की हवा में अब डर और क्रोध दोनों मिल चुके थे, और यही वो पल था जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। मोनू चौहान ने पुलिस के सामने अपने बयान में जो बताया, वो किसी भी सुनने वाले की रूह कपा देने वाला था। उसने कहा कि जब उसने गुस्से में लक्षिता को पकड़ लिया तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे धमकाया, थप्पड़ मारे और फिर घसीटते हुए उस कमरे में ले गया जहां कोने में वो नीला ड्रम रखा हुआ था। वही ड्रम जो बाद में इस पूरे हत्याकांड का सबसे भयावह सबूत बना। मोनू ने पुलिस से कहा, मैं बस उसे डराना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका मोनू अब इंसान की तरह नहीं सोच रहा था।
उसने लक्षिता को जबरदस्ती उस ड्रम के पास ले जाकर बैठा दिया। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। फिर उसने ड्रम के अंदर पानी डालना शुरू किया और कहा, अब देखो धोखा देने की सजा कैसी लगती है। लक्षिता की सांसें तेज हो गई। वो ड्रम के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो पूरी ताकत से संघर्ष करती रही, पर मोनू ने उसे और जोर से नीचे दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज धीमी पड़ गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। मोनू वही खड़ा रह गया, हैरान, थका और सुन्न। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है, तो वो कुछ देर वही बैठ गया। फिर उसने उस ड्रम के ऊपर एक चादर डाल दी ताकि कोई बदबू या निशान न दिखे। वो साइड में बैठा रहा, सिर झुकाकर सोचता हुआ, इसने मुझे धोखा दिया था। मैंने सिर्फ इसे सजा दी है, लेकिन उस सजा ने अब एक जिंदगी खत्म कर दी थी। उसी वक्त दूसरी तरफ लक्षिता के माता पिता अपने घर में बैठे यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी अब तक कॉलेज से क्यों नहीं लौटी। उन्हें लग रहा था शायद वो ड्रेस लेने गई होगी या दोस्तों के साथ कहीं रुक गई होगी। उन्होंने रिश्तेदारों को फोन किया, फिर दोस्तों को, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम तक बेचैनी बढ़ गई और आखिरकार वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उधर मोनू के घर में सन्नाटा था। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, न कोई सीरियल किलर। वो खुद नहीं जानता था कि अब आगे क्या करे। लाश को छिपाए, भाग जाए या खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस के लिए यह केस अब पूरी तरह साफ होने लगा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कॉल रिकॉर्ड्स ने सारे धागे एक साथ जोड़ दिए। लक्षिता के मोबाइल से आखिरी बार जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी, वो मोनू चौहान का था। यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला और फिर लक्षिता के माता पिता ने भी ये बात पुष्टि की कि उनकी बेटी अक्सर मोनू से बात करती थी और उसी के साथ दोस्ती में काफी समय बिताती थी। उन्होंने पुलिस को बताया, उसने हमें कहा था कि वो मोनू के साथ सिर्फ घूमने गई है। लेकिन ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि लक्षिता कभी बिना बताए घर से नहीं जाती थी। ये बयान पुलिस की जांच को और मजबूत कर गया। अब पुलिस ने सीधा मोनू चौहान की तलाश शुरू कर दी। उसकी लोकेशन, कॉल हिस्ट्री और हाल की मूवमेंट सब ट्रैक किए जाने लगे। पुलिस को पता चला कि वो वैशाली एवेन्यू सोसाइटी में किराए के एक कमरे में रह रहा था। 29 सितंबर की शाम से लेकर 1 अक्टूबर तक मोनू ने किसी तरह खुद को छिपाए रखा। वो लोगों की नजरों से बचकर रह रहा था, लेकिन अब उसका अंदरूनी डर उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। और जब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हो गए, जब पुलिस को उसके ठिकाने का पता चल गया, जब सोसाइटी में बदबू फैल चुकी थी और जब हर तरफ से उसे घेर लिया गया, तब मोनू चौहान ने खुद ही अपने मोबाइल से लक्षिता के माता पिता को कॉल किया। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बेटी को बहुत बुरे तरीके से मार डाला है। इसके बाद वैशाली एवेन्यू सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को फोन किया। यहां एक घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, शायद अंदर कुछ गलत हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, घर का ताला तोड़ा और फिर वही सब सामने आया, ड्रम, बदबू और एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे देवास को हिला दिया। अब मोनू चौहान पुलिस की गिरफ्त में था। उससे पूछताछ की जा रही थी और वो हर सवाल का जवाब बिना इंकार किए दे रहा था। उसकी आंखों में अब पछतावा तो था, लेकिन उसके कर्मों ने जो किया वो न किसी माफी से मिट सकता था, न किसी बहाने से बदल सकता था। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिन्हा मैम ने कमेंट किया है, मंजीत को मार देने से बहन का घर बस गया, मार देने से इज्जत कैसे बची, 2 घर तबाह हो गए। मैम ये बात बिल्कुल सही कही। किसी को मार देने से न तो इज्जत बचती है, न कोई घर बसता है, उल्टा 2 घर उजड़ जाते हैं। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नए दुखों की शुरुआत होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, हु इज रॉन्ग? अ बिग क्वेश्चन। मानवी हैड लिसन्ड टू हर हार्ट। Her husband wanted to buy more time to establish himself. Her brother didn't want to go against the society, and mother also had supported her son because they didn't want to be taunted by the society. What could have been done right? I think she should have confided to her father or one of her other brothers who were working out of the village. They could have put things right by talking to other family members. Ma'am, that's a really insightful reflection. It's true. Everyone in this situation acted from their own fears and limitations.
But no one truly listened to Manvi's feelings. Sometimes, doing what's socially acceptable overshadows what's right for an individual. Confiding in someone more open-minded, like a father or brothers outside the village, could indeed have brought a fairer perspective and maybe even changed the outcome. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, अगर कृतिका बीमार थी तो उसका इलाज करता, उसे जान से क्यों मार दिया? मैम सच में, अगर वो बीमार थी तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। किसी की जान लेना कभी हल नहीं हो सकता। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर, सही कहा आपने, माता पिता का अनुभव हमसे कहीं ज्यादा होता है, उनकी राय माननी चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, इट्स डिफिकल्ट टू इवन थिंक दैट वी माइट कॉज आवर पेरेंट्स डिस्ट्रेस, and even more painful to consider that we could harm them with our own hands, and that such serious accusations could be placed upon our brother. Times have become really bad, and a person's thinking has deteriorated. Ma'am, I completely understand how you feel. It's truly heartbreaking to see things come to such a point. None of us would ever imagine being in a situation like this. I just hope the truth comes out soon, and that our family can find some peace again. Let's stay strong and support each other through this. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीनास जी ने कमेंट किया है, जो अपनी बीवी और बच्चे का सगा नहीं, वो माधुरी का कैसे सगा होगा? मैम, जो अपने अतीत से सीख चुका है वही किसी का सच्चा बन सकता है। अब वक्त बदल चुका है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अमित दीक्षित जी ने कमेंट किया है, किसी की पत्नी को फंसाना, उसका घर उजाड़ना क्या इंसानियत के अनुसार सही है? दोनों का वध करके ठीक जो महिलाएं गणेश को गलत कह रही होंगी, वो अपने पति को धोखा देकर प्रोस्टिट्यूट्स का काम कर रही होंगी। विश्वास ना हो तो सत्यता की जांच कर लो। सर, किसी की पत्नी को फंसाना या उसका परिवार तबाह करना इंसानियत के विरुद्ध है। हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सीमा त्यागी जी ने कमेंट किया है, रवि ने अपना परिवार बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, वेरी सैड। मैम, ऐसी कुर्बानी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उनकी आत्मा को शांति मिले। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। हेलो मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, जैसा दिखता है वैसा सच हो ये जरूरी नहीं। माता पिता ने सोचा कि लड़का दुबई में कमा रहा है तो बेटी सुखी रहेगी, पर जब वही बेटी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की रिकॉर्डिंग पिता को भेजती रही, तभी अगर उसे अपने पास बुला लिया होता तो आज शायद उसे अपनी जान न गंवानी पड़ती। इंसान की प्रकृति कभी नहीं बदलती। मेरी बेटी की स्थिति भी ससुराल में ऐसी ही थी। हमने उसे अपने पास बुला लिया और अब उसे दोबारा वहां नहीं भेजा। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। सर, आपकी बात दिल को छू गई। समाज को यह समझना होगा कि आर्थिक स्थिति नहीं, इंसान का स्वभाव मायने रखता है। आपकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, जब डॉक्टर ने सिंथिया से साथ रहने की बात कही थी तब सिंथिया को उसी वक्त डॉक्टर को भगा देना चाहिए था। सर, सही कहा, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अहमद अफजल जी ने कमेंट किया है, फनी जस्टिस। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरबजीत सिंह जी ने कमेंट किया है, इट्स दी सैम थिंग इन एवरी सिंगल क्राइम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन फॉर सो मेनी ईयर्स, बट एशियन पीपल नेवर सीम टू अंडरस्टैंड। इन द एंड it's always the woman who makes all the compromises, who suffers, and who dies. When will we ever learn? I think never. Our so-called respect is considered more important than our daughters' lives. Sir, you're absolutely right. It's heartbreaking to see the same patterns repeat generation after generation. Change will only come when we start valuing women's lives and voices more than outdated ideas of honor and respect. Sir, आपके support और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मियरलिन रोंगपीपी जी ने कमेंट किया है,
सर, मैं असम से हूं और आपकी कहानियां बहुत सुनती हूं। मैम, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मेरी कहानियां असम तक पहुंच रही है। आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोभा लाइफस्टाइल नाम के आईडी से कमेंट आया है। हेलो सर, योर वॉइस इज वेरी नाइस। मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे गणेश सौद जी, सत्यनारायण लहरे जी, अलग जोत सिंह जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, ओलिवर मचाडो जी, समीर जी, सनी भंडारी जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, आशु लस्कर जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।